My name is Mohammad Asif, Hospital Administrator, इंद्राणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा। आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से वर्ल्ड एंटी टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस साल इसकी जो थीम है वो है क्विट टोबैको, मतलब टोबैको को छोड़े। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि तंबाकू का इस्तेमाल क्या होता है और उससे शरीर पर क्या असर पड़ते हैं, ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। और इस डिस्कशन में हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर अनुपम गर्ग, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं इंद्राणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं कि तंबाकू का सेवन कैसे होता है। सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन दो तरीकों से होता है, या तो हम चबाकर उसको यूज करते हैं यानी कि च्युइंग, या फिर हम स्मोक करते हैं जैसे कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, हुक्का हो गया, उसमें टोबैको का यूज होता है। सवाल ये उठता है कि टोबैको का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल नुकसानदेह क्यों होता है। तो इसकी सीधी सी रीजन मैं ये बता दूं आपको कि तंबाकू में लगभग 7,500 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो मालूम है कि कार्सिनोजेनिक है। दे आर नॉन कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, यानी कि उन केमिकल से इंसान के शरीर में कैंसर बनता है और ये केमिकल 70 से ज्यादा होते हैं तंबाकू या सिगरेट के अंदर। कैंसर के अलावा तंबाकू के इस्तेमाल से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी 100% होनी ही होनी है। उसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस की बीमारी होगी। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग, उनको सांस की बीमारी होगी ही होगी। और उसके साथ लंग्स की डिजीज होती है, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, एम्फाइजेमा हो सकता है, और भी बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जो आपको स्मोकिंग की वजह से हो जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, GI अपसेट हो सकता है, यानी कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, आपका खाना पचने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है। और लंबे इस्तेमाल से आपके कई सारे ऑर्गन्स, जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन होती है, वो भी बन सकती है। ये सारा का सारा नुकसान आपको तंबाकू के इस्तेमाल से होता है। अब बात करते हैं तंबाकू के इस्तेमाल के फायदे की, तो यकीन मानिए फायदा एक भी नहीं है। तंबाकू के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं है, ना स्मोकिंग से ना चबाने से। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। ठीक है, एक स्टडी के हिसाब से सन 2020 से 2025 के बीच में दुनिया में 15.5 लाख कैंसर के केसेस होंगे, जिसमें से 25% केसेस सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से होंगे। एक और खतरनाक डेटा आपको बताता हूं, पूरे दुनिया में 12% स्मोकर्स जो है, मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसमें से 12 लोग सिर्फ हिंदुस्तान के। इंडिया में 12% स्मोकर्स रहते हैं पूरे वर्ल्ड के। इसीलिए हमारे यहाँ का कैंसर का रिस्क इतना ज्यादा हो रहा है। और कोरोना ने ये सबको समझा दिया है कि रेस्पिरेटरी बीमारियां कितनी खतरनाक होती हैं और उनसे हमें बचकर रहना क्यों जरूरी है। तो और ज्यादा बीमारियां होने की वजह से कैंसर और तंबाकू की बीमारियों से होने से बचने के लिए जरूरी है कि आप इसके बारे में जानें, आपके अंदर इसकी अवेयरनेस हो। और इसके बारे में और ज्यादा बात करने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर अनुपम गर्ग जी के पास, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है इंद्राणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो नेक्स्ट इंटरव्यू डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डॉक्टर अनुपम। मैं DM गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम टोबैको अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे और तंबाकू से हमारे शरीर में जो जो नुकसान होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तंबाकू दो तरह से सेवन किया जाता है, एक तो सिगरेट स्मोकिंग के रूप में, या कहिए सिगार स्मोकिंग या हुक्का स्मोकिंग के रूप में, और दूसरा प्रयोग किया जाता है टोबैको च्यूइंग के रूप में, जिसको कि तंबाकू मसाला जो कि चबाने के लिए यूज किया जाता है। दोनों प्रकार का सेवन लंबे समय से करने से बहुत ज्यादा बीमारियों के जन्म लेता है, जिसमें से कि कुछ बीमारियां मैं आपके सामने बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मुंह के अंदर के कैंसर, जैसे ओरल कैंसर, विंड पाइप जैसे कि लैरिंक्स का, जिसको लैरिंक्स कहा जाता है, जिससे हमारी आवाज बनती है, उसका कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, भोजन नाली का कैंसर, स्टमक कैंसर, मैदा जिसको पंजाबी में मैदा कहा जाता है, और पैंक्रियाज का कैंसर, जो कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है शुगर के लिए, उसका कैंसर। ये 5 प्रकार के मेन कैंसर है। जो ओरल या बक्कल मिकोजा का कैंसर है, कि जो टंग का कैंसर है, या मुंह के अंदर की जो लेयर है उसका कैंसर है, उसके कैंसर में भी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो पेशेंट की सारी कॉस्मेटिक वो चली जाती है। इसमें बहुत बड़ी सर्जरी होती है और पेशेंट का सारा फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो अब कहें कि जो विंड पाइप या लैरिंक्स का जो कैंसर है, उसके कैंसर में पेशेंट की आवाज चली जाती है, उसकी भी सर्जरी बहुत बड़ी होती है। अब भोजन नाली का जो कैंसर है, भोजन नाली का कैंसर है जो, वो हमारे पंजाब के एरिया में बहुत ज्यादा है।
मैं अगर अपना फरीदकोट मेडिकल कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊं, पहले मैं फरीदकोट मेडिकल कॉलेज पे था, उसमें हर रोज हमारे पास 4 या 5 भोजन नाली के कैंसर के नए मरीज आया करते थे। उसका मेन लक्षण ये होता है कि इन मरीज को गले में रोटी फंसती है जब वो खाना निकलता है, तो उसका ये मेन लक्षण है। अब जो स्मोकिंग है उसका नॉर्मल जो कैंसर है, नॉर्मल जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की और जो स्मोकिंग करता है उसमें 9 टाइम ज्यादा रिस्क है स्मोकिंग वाले को भोजन नाली का कैंसर होने का। और ज्यादातर मरीजों को जब पता चलता है कि उनको भोजन नाली का कैंसर है, उस वक्त उनका जो ट्रीटमेंट सर्जरी से वो सर्जरी के ऑलरेडी बाहर होते हैं, ऑपरेशन की हदों से बाहर होते हैं, तो उनको रेडियोथेरेपी, जिसको कि सेके कहा जाता है, वो लगाकर ही इलाज करवाना पड़ता है। चौथा कैंसर है जो मैदे का कैंसर है। मैदे का कैंसर स्टमक कैंसर है, जो वो भी हमारे नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज्यादा है। उसका भी बहुत बड़ा रीजन स्मोकिंग है। ट्वाइस ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनसे डबल रिस्क है। मैदे का कैंसर है, उसका मेन लक्षण है कि उसमें भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है और वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी वजन कम होना शुरू हो जाता है और खून कम होने लग जाता है। 6 महीने में 5-6 ग्राम खून कम हो जाता है। इसमें दुख की बात यह है कि जब मरीजों को पता चलता है कि स्टमक कैंसर है, उस वक्त वो ऑलरेडी ही किसी भी तरह के इलाज की हदों से बाहर होता है, वो पूरी तरह फैल चुका होता है। और 5वां जो कैंसर है वो है पैंक्रियाज का कैंसर। पैंक्रियाज एक ग्रंथि है जो लीवर के नीचे पड़ी होती है और वो शुगर के लिए इंसुलिन बनाती है। जब हम खाना खाते हैं तो इससे इंसुलिन बनाती है। पैंक्रियाज का कैंसर, अगर कहें जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग छोड़ने के भी 10 साल तक पैंक्रियाज का रिस्क वैसे ही रहता है। 10 साल तक पैंक्रियाज कैंसर का रिस्क रहता है। और उसमें भी दुख की बात यह है कि जब तक मरीजों को पता चलता है कि पैंक्रियाज का कैंसर है, वो किसी भी तरह के इलाज की हदों से बाहर चला जाता है। ना तो उसमें रेडियोथेरेपी काम करती है, ना फिर सर्जरी काम करती है, ना किसी भी तरह की कीमोथेरेपी उसमें काम करती है। ये 5 कैंसर स्मोकिंग से जन्म लेते हैं। और भी सब कैंसर्स हैं जैसे आंतरिक कैंसर, उसमें स्मोकिंग का सब में पार्टिसिपेशन है, पर ये 5 कैंसर्स में स्मोकिंग का बहुत ज्यादा रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ स्मोकिंग का, टोबैको किसी भी फॉर्म में लिया जाए, जैसे टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग। मैं इंद्राणी हॉस्पिटल में डीएम डॉक्टर अनुपमकर, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम की हुई है। अगर उसके आगे जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जिसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। पहला तो एक कुछ टॉपिक चलता है कि ये सिगरेट अच्छी है या ये सिगरेट ठीक है या ये कम नुकसान करती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। क्या ऐसा होता है कि कोई सी सिगरेट अच्छी और कोई सी सिगरेट ज़्यादा नुकसानदेह, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या सभी सिगरेट ही जो जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स है सब बराबर नुकसान करने लायक होते हैं? ऐसा सेफ सिगरेट जैसा कुछ भी मेडिकल साइंस ने एस्टेब्लिश नहीं किया है। ये सब मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। किसी भी सिगरेट को या किसी भी अल्कोहल रिलेटेड बेवरेजेस को जैसे कि सेफ नहीं कहा जाता, वैसे ही कोई भी सिगरेट सेफ नहीं है। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो टोबैको अब्यूज के जो लोग हैं वो जनरली किस एज ग्रुप के होते हैं? मतलब यंगस्टर्स होंगे या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, यो पीयर प्रेशर में आकर ये चीज़ें करने, जो समटाइम्स द स्टूडेंट थिंक दैट स्मोकिंग मेक देम लुक कूल, उन्हें बेहतर दिखने में हेल्प करती है। तो ये जो एज ग्रुप है, जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग का, वो किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है? रिस्क फॉर कैंसर का जो रिस्क है वो तो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग से होता है। पर यदि हम ये कहें कि जब हम पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपने किस एज में स्मोकिंग स्टार्ट की, तो वो जनरली कहते हैं कि 20 साल की उम्र के आसपास हमने स्टार्ट की। जब वो कॉलेज में जाते हैं उस एज में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में, तब हमने स्मोकिंग स्टार्ट की उन्होंने। तो जो कैंसर रिस्क है वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता है। 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद कैंसर बनता है। पर उससे पहले जो स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग के और रिस्क हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, वो हमने यंगस्टर लोगों में भी देखे हैं। 27, 28 साल में भी देखे हैं। हालांकि कैंसर काफी सालों के बाद जन्म लेता है। उसका ऑनसेट ये होता है कि जो वो शुरुआत करते हैं वो लेस देन 20 ईयर्स के एज में स्टार्ट कर देते हैं टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग। तो मतलब कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को सेफ रखें ताकि वो लॉन्ग टर्म एज तक कंटिन्यू कर सके। तो सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई अगर पैसिव स्मोकर है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ और आप सिगरेट नहीं पीते और आप उसके धुएं के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको क्या रिस्क है? अगर है तो कितना रिस्क है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ
उसमें डेफिनेटली उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। एक तो एक्टिव स्मोकिंग, जो खुद स्मोक कर रहा है उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, और जो खुद स्मोक नहीं कर रहा, स्मोक इनहेल कर रहा है, उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग इज जस्ट लाइक जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जब कॉन्टिन्यूसली धुआं आ रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग है। उसमें भी रिस्क है, हालांकि पैसिव स्मोकिंग भी कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स नुकसान करती है। एक बार कहीं बैठ गए या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा स्मोक इनहेल कर लिया, उससे रिस्क नहीं है। पर कॉन्टिन्यूसली अगर हमारे घर का कोई इंसान रेगुलर स्मोक कर रहा है तो डेफिनेटली उससे आगे जाके रिस्क ऑफ कैंसर रिस्क इंक्रीज होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टोबैको एडिक्टेड हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद एडिक्शन हो जाता है, जो नहीं छोड़ पाते हैं उसको, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो कैसे उसको छोड़ सकते हैं? उसको छोड़ने के लिए सबसे पहले 3 चीजें जरूरत है। सबसे पहले सोशल सपोर्ट की, कि वो पेशेंट को फैमिली या सोशल सपोर्ट है तो वो टोबैको छोड़ सकते हैं। दूसरा, वो किसी काउंसलर की सलाह ले सकते हैं कि जब उनको इच्छा हुई स्मोकिंग करने की, वो क्यों उनको इच्छा हुई स्मोकिंग करने की, कैसे वो उसमें गए, और जब वो क्या वो छोड़ना चाहते हैं, तो जब वो छोड़ना चाहते हैं कौन सी ऐसी चीज है कि वो उनके माइंड में ऐसा थॉट आता है वो स्मोकिंग करते हैं, तो उसके लिए वो काउंसलर की सलाह ले सकते हैं, तो उनको अच्छी काउंसलिंग मिल सकती है। तीसरा, यदि वो अपनी किसी और खेल में रुचि रखते हैं, जैसे किसी स्पोर्ट्स में, तो यदि उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं उससे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइंस ऐसा कहता है कि जब हम खेलते हैं तो उसमें हमारे शरीर में जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उनका जो ओपियोइड्स होते हैं, जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में अफीम या पोस्ट कहते हैं, उसके बराबर बॉडी में उनका रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव हार्मोन उसके बराबर रिलीज होते हैं। तो यदि वो किसी खेल में, डांस में, स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो उसकी मदद से भी वो स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा WHO की साइट पे जाते हैं तो एंटी टोबैको वाले प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर सकते हैं। उसमें टोटली ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली जाती है और वो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं। आपके किसी नजदीकी फैमिली फिजिशियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एंटी टोबैको उस प्रोग्राम में एनरोल करवा सकते हैं, जो कि WHO की साइट पे है। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और तंबाकू से होने वाले नुकसानों के लिए अपने आप को जागरूक करें और अपने लोगों को, अपने साथ वालों को, सब लोगों को टोबैको से दूर रखें और हमारे देश को एक एंटी टोबैको फ्री देश बनाने में हेल्प करें हमारी। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबने देखा कि तंबाकू के इस्तेमाल से कितने ज्यादा रिस्क है, कितनी ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। डॉक्टर साहब ने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 7 तरह के कैंसर आपके पूरे मुंह से लेकर इंटेस्टाइन्स तक हो सकते हैं सिर्फ तंबाकू की वजह से, और तंबाकू छोड़ने के 10 साल बाद भी आपको पैनक्रियास के इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, उसमें कैंसर बन सकता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें इससे बचना कैसे है और इसको अगर हम इसके एडिक्शन में आ जाते हैं तो उसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे दूर रहिए, इससे बचिए। जैसा कि सर ने आपको बताया, 20 से 25 साल की एज यानी कि टीनेजर्स जो 18 से 20 साल की एज के होते हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसके रिस्क में आते हैं। वहीं से ये चीजें स्टार्ट होती है, मोस्टली पीयर प्रेशर की वजह से। तो आपको अपने घर के जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये काउंसिल करना है कि इन चीजों से दूर रहो, वरना आपकी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अवॉइड करना है। जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं स्मोकिंग को या पैसिव स्मोकिंग को भी, उसको भी अवॉइड कीजिए। और ये अवेयरनेस देने के लिए यंगस्टर्स के लिए या एडल्ट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उनको ये बताइए कि स्मोकिंग या टोबैको का इस्तेमाल आपको इम्पोर्टेंट कर सकता है। इम्पोर्टेंट का मतलब आपको सेक्सुअल बीमारी हो सकती है, हो सकता है आप कभी अपनी जनरेशन को आगे ना बढ़ा पाए। इम्पोर्टेंसी का खतरा स्मोकिंग से और टोबैको को यूज से बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या है अगर कोई टोबैको एडिक्टेड है। तो सबसे पहली चीज, हिचकिचाना नहीं। आप टोबैको एडिक्टेड है, इलीगल काम आपने कुछ नहीं किया है, दिस इज नॉट इलीगल, ये गैर कानूनी नहीं है, हो जाता है, नो इश्यूज। बात कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, हिचकिचाइए मत। जिससे बताना है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये चीज कर रहे हो, जिसपे आपको भरोसा है, उससे बताइए कि आप इस चीज के एडिक्शन पे हैं और आप इस चीज को छोड़ना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको कोई दोस्त होगा, फादर होंगे, मदर होंगे या आपका भाई होगा, उनसे डिस्कस कीजिए। इनको छोड़ने के लिए आपको 4 चीजें करनी है। एडिक्शन छोड़ना आसान नहीं होता, मैं कहूंगा एडिक्शन छोड़ना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है और इसको याद रखना है 4D से। जैसे 3D होता है वैसे हमने ये 4D बनाया है और ये WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सबसे पहला, डिले। डिले मतलब देर करना।
देर करना किस चीज में? अगर आपको मन कर रहा है सिगरेट पीने का, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2-2 घंटे में सिगरेट पीते हैं तो आप 6 घंटे में एक बार सिगरेट पीने की कोशिश कीजिए कि आप उसको डिले करें, अवॉइड करें। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप एडिक्शन को छोड़ सकेंगे। दूसरा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइजेस कीजिए। उससे आपकी स्मोकिंग की या टोबैको च्यू करने की जो तलब है, जो एक एडिक्शन होता है, वो थोड़ा सा कम होगा और आपके लंग्स को भी अच्छा करेगा, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। तीसरी चीज है ड्रिंक वाटर। जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे उतनी ही कम आपको ये स्मोक करने की तलब लगेगी। एक स्टडी है ये कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होता है, तो उसका काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम एक्सेसिव वाटर पीते हैं। ज्यादा पानी पीने से हमें हेल्प मिलती है कि हम इन चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकें, इससे इसके एडिक्शन को अवॉइड कर सकें। प्लस जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे उतना ज्यादा यूरिन आउटपुट भी होगा, तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, वो भी हमारे यूरिन से काफी हद तक वॉश आउट हो जाते हैं। और आखिरी चौथा डी है डिस्ट्रैक्ट। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए किसी भी काम में। जो काम आपको पसंद है आप उस काम में अपने आप को बिजी रखिए। ये जो अंदर से क्रेविंग होती है कि हमें सिगरेट पीनी है या हमें मसाला खाना है या गुटखा खाना है, ये तभी होती है जब आप फ्री माइंड बैठे होंगे। अगर आप किसी काम में लगे हैं तो आपको इस चीज में मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा। तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए किसी भी चीज में। जैसा कि सर ने बताया कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप से उस पर कोप अप करना स्टार्ट कर देगी। सेकेंड थिंग, जनरल एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, या अगर कोई आपका म्यूजिक का पैशन है, फ्री टाइम पे अपना म्यूजिक सीखना स्टार्ट कीजिए। कोई भी एक शौक ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए या बाइकिंग ले लीजिए या साइकिलिंग ले लीजिए, तो उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और बॉडी की एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करके अपने आप को पहले से बेहतर भी कर सकते हैं। लास्ट एक ऑप्शन और होता है, हर जिले अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहां पर एक एंटी टोबैको सेल या नशा मुक्ति केंद्र होता है। आप वहां पर जाकर उसके अधिकारी से बात कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी। ये सिर्फ आपके और उस अधिकारी के बीच की बात होगी। वो आपको टेक्निक्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, जैसे कि आप कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लीजिए, निकोटीन च्युइंगम्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बबल गम्स दे सकते हैं। उस तरह से वो आपकी हेल्प करेंगे आपको एडिक्शन को छुड़ाने में। धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आप पूरी तरह से एडिक्शन को छोड़ देंगे। और अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करिए। अगर आपने मन से ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसानों के लिए हर चीज पॉसिबल है, ठीक है? तो घबराना नहीं, शर्माना नहीं, डिस्कस करो और दूसरों को भी अवेयर करो। प्रिवेंशन सबसे पहले, उसके बाद क्योर, और उसके बाद अपना ड्रग अब्यूज का एडिक्शन छोड़ना है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प, नो इश्यूज विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।